नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी 2018 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसकी कुछ कॉपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स की ये कॉपी है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसलिए ये कॉपीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, इन कॉपीज़ में ऐसा नहीं है कि टॉपर्स भी गलती नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो भी गलती करते हैं। मुद्दा ये है कि कोई भी कॉपी मॉडल नहीं होती, बस ये देखना है कि आप अपने एफर्ट्स किस तरह से लगाते हैं। आदर्श जैसी चीज़ या सर्वश्रेष्ठता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि सभी को श्रेष्ठता की ओर जाने का प्रयास करना है। तो आपको इन कॉपी से ये सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। और एकेडमी के द्वारा टेस्ट की जांच में कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड बनाकर देखी जाती हैं। अभी लॉकडाउन का दौर है और इस दौरान हमें ये समझना है कि लॉकडाउन के बाद चीज़ें किस तरह से रीओपन होंगी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। जो पाथ के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर से प्लानिंग होगी और डेफिनेटली वो मॉडल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, कुछ टेस्ट कॉपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर अभिसार पांडे की टेस्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं उन्होंने किस तरह से प्रदर्शन किया है। डेफिनेटली आपको ये नहीं मानना है कि यही सर्वश्रेष्ठ कॉपी है या एग्जैक्टली इसको कॉपी करना है। आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है आंसर लिखने का। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेनरी इन इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस दौरान जो अन्न का भंडार था उसका महत्व पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो इनको दो में से दो मिले हैं। तो दोस्तों, आपको एक तो डायरेक्ट स्टार्ट करना और उसके बेसिक फीचर्स आपको बता देना। जैसे लार्जेस्ट यहाँ पर बताया गया है कि लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक चीज़ है। बर्न ब्रिक से बनाए गए थे और फूड सरप्लस का मुद्दा यहाँ पर डाल दिया, प्रोडक्शन ऑफ फूड डाल दिया और बेसिकली यहाँ पर बता दिया कि ट्रेड एंड कॉमर्स की बात भी आपने कर दी, तो सीधे सीधे 2 नंबर। चौथ और सरदेशमुखी में जो बेसिकली था उसका कॉन्सेप्ट क्या था ये पूछा गया। व्हाट वाज दी चौथ एंड सरदेशमुखी, एंड दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। सो दीज वर दी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है कि आप शब्द बचा पाते हैं और अननेसेसरी के शब्दों के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। और जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 25% इन्होंने बता दिया और यहाँ पर 10% बता दिया, राइट। तो डायरेक्ट फैक्ट्स लिखते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे अब यहाँ पर एक अगला सवाल देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी क्या था ये पूछा गया। व्हाट वाज द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो म्यूटिनी के बारे में सवाल है, किस तरह का विद्रोह था। और यहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने नाम भी बता दिया, डेट भी, आई मीन ईयर भी लिख दिया। ओके। एंड लास्ट नेल इन दी कॉफिन, ये एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। और बेसिकली जो नेवल रिवोल्ट था ये, या म्यूटिनी जिसको कहा गया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स के पास कुछ बचता नहीं है और वापस जाने के अलावा। तो डेफिनेटली इसमें फुल मार्क्स आपको मिल पाते हैं क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया और जो मुद्दे की बात थी उसको मेंशन कर दिया। दोस्तों, गलती पर आप देख पाते हैं कि यहाँ पर 0 मार्क्स भी अलॉट होते हैं और ये जोनल काउंसिल का आंसर। देन प्रोटेम स्पीकर की बात होती है तो प्रोटेम स्पीकर का आंसर आप देख पाते हैं कि इस तरह से प्रोटेम स्पीकर की बात को मेंशन किया गया। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बड़ा छोटा सा फैक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें लिखने के लिए नहीं होता। फिर भी प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन सेंटर और गवर्नर इन स्टेट्स आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस टू administer oath to all elected candidates in the assembly. Usually he is senior most MLA or MP and his role is for 1 day only. So 1 day only नहीं लिखकर इनको बताना था कि till the new speaker elected। तो दोस्तों, ये इस तरह के छोटे छोटे फैक्चुअल मिस्टेक आपको नहीं करना है और आप सही लिखते चले जा रहे हैं और अचानक एक गलत तथ्य लिखते हैं जिसकी वजह से नंबर में कटौती हो सकती है। इसके बाद नवलोक प्रशासन के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉडिफाइड ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट कम ड्यूरिंग 1990s। तो ये टोटली आप देख पाते हैं ये फैक्ट और ये फैक्ट मिसमैच हो गया। ये बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए था और यहाँ पर इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दिया। तो दोस्तों, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। और हालांकि इन्होंने गोल्स सही लिखे हैं, वैल्यूज, चेंज, रेलेवेंसी, क्लाइंट फोकस एंड इक्विटी, तो इस वजह से ये मार्क्स यहाँ पर अलॉट किया गया है।
तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको कि दो अलग अलग तथ्यों को जोड़कर आपने लिख दिया। What is sovereignty? Sovereign means that a state nation is capable of taking its own independent decisions in governing the affairs of the state or nation. India is a sovereign country as it takes decision on national, international and war issues by itself. तो बिल्कुल ठीक है, सॉवरेंटी की बात यहाँ पर। और संप्रभुता एक पॉलिटी का एक टॉपिक है, पबेड में भी इसको पूछा जाता था। लोकपाल और लोकायुक्त, व्हाट आर लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो इसको भी डायरेक्ट आपको लिखना था। और यहाँ पर नंबर कम होते हैं जब आप चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। द टर्म लोकपाल वाज कॉइन्ड बाय एल.एम. सिंघवी। लोकपाल एंड लोकायुक्त आर लीगल बॉडीज नाउ हु हैड कीप्स एन आई ऑन वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड पॉलिटिशियंस। लैंग्वेज यहाँ पर बहुत अच्छा फ्रेम्ड नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। यदि इसको हम ढंग से फ्रेम करते तो शायद कुछ और बेहतर मार्क्स मिल सकते थे। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इम्पोर्टेंस समझना है कि यहाँ पर किसी ने टर्म दिया है वो मेंशन करें या ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ पूछा गया था व्हाट आर लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये पूछा गया था आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है। अभी डिटेल क्वेश्चन पूछता तो आप फिर भी आप लिख सकते थे कि इट वाज कॉइन्ड बाय एल.एम. सिंघवी, मतलब शब्द जो दिया गया है एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया है, बट यहाँ पर जरूरत नहीं थी। फिर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आता है, शिवनाथ नदी, लिस्ट द एंशिएंट fortresses of छत्तीसगढ़ situated in the south of शिवनाथ रिवर along with their names। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और सीधे नाम पूछा था, तो इसलिए आप तथ्यों के साथ यहाँ पर समायोजन करते हैं और इसकी वजह से फुल मार्क्स आप ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द डिमांड फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़ वॉज लेड एट विच सेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सो इन त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 आपसे डायरेक्ट पूछा गया तो आपने तथ्यों को शामिल किया और सीधे सीधे आपने बता दिया और नंबर आपको फुल मिक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और डेफिनेटली इनकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है जब आप देख पाते हैं कि आपकी रैंक कितनी है और कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आधे आधे नंबर को हम ध्यान नहीं देते, लेकिन यही जाकर आपको फाइनल और जब रैंकिंग की बात आती है तो वहाँ पर एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। यहाँ पर अभिसार पांडे की कॉपी हम देख पा रहे हैं और 60 वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं और 4 में से 2.5 नंबर भी मिले हैं, 2 नंबर। यहाँ पर रामपा रिवोल्ट है, देन फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ मगध इंपीरियलिज्म के बारे में पूछा गया। मगध साम्राज्यवाद की बात पूछी गई है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में इन्होंने पॉइंट वाइज भी कुछ जगह ये इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि नंबर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इनको इस तरह से बुलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं, बुलेट फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप इस तरह के एरो भी दिखा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि नंबर डालने में उनकी गिनती आसान हो जाती है कि अच्छा इसे 5 पॉइंट ही पता थे, इस तरह से भी होता है। तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे विभिन्न सिद्धांत क्या, व्हाट वर द डिफरेंट थेरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये थेरीज आप डेफिनेटली इनको इन्होंने मेंशन किया है और यहाँ पर टाइटल लिखने के बाद अंडरलाइन भी कर दिया है। तो किया जा सकता है, सेम पेन से कर सकते हैं जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देन यहाँ पर कामागाटा मारू रिवोल्ट के बारे में पूछा गया। ये इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था या इम्पॉर्टेंट घटना थी जिसके तथ्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तथ्यों में मिस्टेक की वजह से आपको मार्क्स कम हो सकते हैं, आपके मार्क्स। यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था या सिस्टम पूछा गया है तो जिसके लिए 3 नंबर मिले हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने सारे फैक्ट्स ठीक ठाक डाले हैं और उनको बेहतर ढंग से सजा के भी लिखा है, तो जिसके कारण आपको नंबर अच्छे मिल पाते हैं। और यहाँ पर व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, ये भी पूछा गया है। तो कुछ बेसिक मिस्टेक से आपको बचते हुए यदि सभी तथ्य आप डाल देते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको मिलता है नंबर के साथ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कॉपीज़ में कि बहुत ज़्यादा आप कॉपी को डिस्टर्ब ना करें, मतलब कॉपी को पेन के साथ गंदा ना करें। कई बार होता है कि आप बाउंड्री से बाहर जाकर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एग्जामिनर आपको पनिश कर सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस तरह के कंपेरेटिव क्वेश्चन में
जैसे लाइन डालकर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो जनरली सभी आप लोग करते हैं, तो ये भी एक तरीका ठीक है। और जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जनरली होता यह है कि 8 में से आपको 4, 5 या 6 इस बीच में ही कोई नंबर मिल पाता है दोस्तों। कभी भी आप 7 या 8 उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी पेपर में इतने मार्क्स आपको जनरली नहीं मिल पाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आप पूरा लिखिए, कोशिश कीजिए कि जो रियल फैक्ट्स हैं वही आप शेयर करें, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन आपका होता है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं बिकॉज बाउंड्री यहाँ है और आप यहाँ लिख रहे हैं, ये इनडिसिप्लिन होता है। आपको कोशिश करनी है कि शब्दों को इस तरह से सजाया जाए कि वो बाहर ना निकले बाउंड्री से, और ये इनडिसिप्लिन का केस माना जा सकता है। और कोशिश करना है कि सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। कॉपी चेकिंग के दौरान ऐसी चीज़ें काफ़ी दिखाई देती हैं जिनको मार्क कर दिया जाता है, और मॉडल आंसर्स भी दिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिख दिया जाता है कई बार कि मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कीजिए। और कई बार आप जो लिखते हैं वो भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि मॉडल आंसर ही सही होगा। मॉडल आंसर में कई बार हम चीज़ों को बढ़ा कर भी देते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलते रहें। आप कभी ये उम्मीद मत कीजिए कि मॉडल आंसर वही होने चाहिए जो एग्ज़ाम में जाके हमें उतारना है, क्योंकि नकल करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, रटने जैसी चीज़ नहीं है। मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि आपको ये लिखना था, ये एक्सपेक्टेड था। एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट शब्द हम नहीं कहते हैं, लेकिन आप उस आंसर को लगभग लगभग वहाँ तक समझ पाते हैं कि क्या दिया गया था और हमने क्या मिस किया, तो इसको मॉडल आंसर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आपने छत्तीसगढ़ के लिए। और डिस्क्राइब द कल्चरल कंडीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन दी मराठा पीरियड। तो दोस्तों ये आंसर का एनालिसिस आप देख पा रहे हैं, और रीजनलिज्म पर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन पॉलिटी इन डिटेल। तो ध्यान रखना है कि एक तो बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, कोशिश करना है कि इसको बुलेट फॉर्म में आप लिख दें तो और बेहतर होगा। और आगे देखा जाए कुछ इस तरह से डायग्राम कॉर्नर में बनाने की कोशिश यहाँ पर अभिसार ने की है। अगेन आप बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो ये इनडिसिप्लिन माना जाएगा। राइटिंग आपकी रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, ये ज़्यादा उचित है, ना कि बहुत खूबसूरत हो। तो इस तरह की राइटिंग है तो भी चलेगा, क्योंकि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बिकॉज एग्जामिनर डेफिनेटली काफ़ी कॉपी चेक करते हैं तो इरिटेट हो सकते हैं यदि उनको राइटिंग ना समझ में आए तो, और उस इरिटेशन के चलते आपके मार्क्स कम हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर को आपने डायग्राम बनाने के लिए लॉट कर रखा है, किया जा सकता है, पॉसिबल है। आप और पूरे लाइन का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, क्योंकि वैसे लाइन कम होती है और आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि पीएससी ने दोनों बार देखेंगे तो मेंस की कॉपी में अलग अलग इन्होंने स्पेस दिया है, मतलब इनका स्टैंडर्ड अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार ये लाइनें कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसलिए आप सभी कोशिश करें, कम लाइनों में लिखने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा हो तब तो लिखा ही जा सकेगा। लेकिन कम दे दिया स्पेस तब तो आप फंस जाएंगे, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, इन्होंने कम स्पेस दिया था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। और लास्ट ईयर पाथाईएस एकेडमी ने अपने टेस्ट सीरीज में कम आंसर, कम लाइंस में आपको प्रैक्टिस कराया था, जिसके कारण आपको बेनिफिट मिल पाता है। सो दोस्तों इस तरह की कॉपीज़ और भी आपके सामने आती रहेंगी। आप ध्यान रखिए कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट लेना है। कई जगह पर आप देखते हैं कि आपको डायरेक्ट स्टार्ट लेना चाहिए, बड़े क्वेश्चन में भी आपको बैकग्राउंड नहीं देना चाहिए, बैकग्राउंड की ज़रूरत एज सच पड़ती नहीं। तो दोस्तों फिर से और दूसरी कॉपियों के साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।